हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 26 अगस्त 2023 और 23 अगस्त 2023 को था एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल डे हर भारतीय और भारत के लिए। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो चांद तक पहुंच गया। इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये कि आई डोंट थिंक कि कोई भी इंडियन ऐसा है जिसे अपनी कंट्री पर, अपनी कंट्रीमैन पर प्राउड नहीं है इस टाइम पर। मैं ये वीडियो 3 दिन बाद क्यों बना रही हूँ? क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ऑफिस भी जाना होता है, बाकी सारे काम भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं, और जो छोटी छोटी सी चीज़ें जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकूं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना, फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के बारे में बात करना इज माय पैशन। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही इंडिया बन गई है दुनिया में चौथी ऐसी कंट्री जिसने मून पर अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है। और हमसे पहले जो 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है मून पर, वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। सबसे पहले जो स्पेसक्राफ्ट है जो चांद तक पहुंचा था वो पहुंचाया था, कैन यू मेक अ गेस? यस, अमेरिका ने 1969 में, आई थिंक जुलाई 1969 में जो है अपोलो 11 नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है वो सबसे पहले चांद तक पहुंचाया था। उसके बाद 1996 में रशिया ने और 2019 में चाइना ने इसी मिशन को आगे अपनी अपनी कंट्री और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आगे पहुंचाया। इसके अलावा इंडिया जो है मून के साउथ पोल में अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने वाली दुनिया की पहली कंट्री बन गई है। साउथ पोल में जो लैंडिंग है वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट क्यों की जा रही है, या इसको लैंड कराना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी। लेकिन पहले मैं बता देती हूँ एक क्विक समरी हमारे पूरे ल्यूनर मिशन के बारे में। तो अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 यानी सबसे पहला जो ल्यूनर स्पेसक्राफ्ट है उसे धरती से चांद के लिए लॉन्च किया था। इसे भेजने का हमारा 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला कि जो चंद्रयान है वो चांद पर लैंड नहीं करे, बल्कि चांद के आसपास एक रास्ते में या ऑर्बिट में घूमता रहे और चांद का एक 3D मैप बनाकर हमें भेजे, जिसके थ्रू हमें चांद की जो सरफेस है उसके बारे में कुछ पता लगे। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि चांद की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, इसके बारे में हमें इनफ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। चंद्रयान 1 जो है वो 2 साल का मिशन था, लेकिन इसे हमें 1 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि 1 साल के बाद जो है वो कम्युनिकेशन चंद्रयान से धीरे धीरे टूटने लगी थी। चंद्रयान 1 से धीरे धीरे टूटने लगी थी। 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से टूट गया था, और इसके बाद इसरो ने प्रॉपरली इस मिशन को ओवर बता दिया था या ख़त्म कर दिया था। लेकिन इससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। हमारे पास चांद की एक केमिकल कॉम्पोजिशन भी थी, प्लस जो हमारे पास एक 3D मैप है वो भी रेडी था। इस टाइम तक हमें ये भी पता लग चुका था कि चांद पर पानी के ट्रेसेस जो हैं वो ऑलरेडी हैं। अब ये कैसे पता लगा? क्योंकि ऑफ कोर्स जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। अब इससे ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं बताऊंगी, अदरवाइज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी बोरिंग। तो एनीवे, चाहे हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन था वो मीट हुआ या नहीं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट हुए, और हमारे पास इनफ डाटा था जिसके थ्रू हम आगे की जो डाटा एनालिसिस है वो कंप्लीट कर सकते थे। जो चंद्रयान 1 है उसके साथ भी एक रोवर अटैच्ड था, और रोवर को एक पर्पसफुल वे में चांद की सरफेस पर क्रैश कराया गया था। तो हमारा जो चंद्रयान है वो तो ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन रोवर जो है उसने मून की जो सरफेस है उसे टच किया था, और जिस जगह पर मून की सरफेस को उस रोवर ने टच किया उसे नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट। अगस्त 2009 में जब हमारी कम्युनिकेशन चंद्रयान 1 से बंद हो गई थी, उसके बाद नासा ने, इसरो ने नहीं, नासा ने एक ग्राउंड बेस्ड राडार सिस्टम को यूज़ करते हुए ये पता लगाया था कि चंद्रयान 1 जो है वो अभी भी करीब 150 से 270 किलोमीटर की जो ऑर्बिट रेंज है अराउंड मून, उसमें जो है वो चक्कर लगा रहा है। बट ऑफ कोर्स इस टाइम पर हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उससे जो अपना कम्युनिकेशन है वो रीस्टैब्लिश कर पाएँ। मे बी इन फ्यूचर दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी। अब इसके बाद आया जुलाई 2019, जब इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 2 को। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने का हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला, ये पता लगाना कि चंद्रयान 1 के डाटा कलेक्शन से लेकर अब तक जो चांद की सरफेस है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और दूसरा, ये पता लगाना
कि जो चाँद पर पानी है या जो ल्यूनर वाटर है वो किस जगह पर अबंडेंस में मिलता है। अब हम सबको पता है कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो लास्ट मिनट पर लैंड करते-करते क्रैश हो गया था और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट नहीं हो पाए थे। चंद्रयान 2 की जो फेलियर रिपोर्ट सबमिट की थी इसरो ने, उसके अकॉर्डिंग जो चंद्रयान 2 की प्रोजेक्टेड ट्रैजेक्टरी थी वो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण परस्यू नहीं हो पाई थी। इसके बाद आया 14 जुलाई 2023। इस दिन इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 3 को। यहाँ पर भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल सेम थे चंद्रयान 2 की तरह, यानी हमें पता लगाना था कि पानी जो है चांद पर वो कहाँ पर ज़्यादा है, प्लस हमारे लास्ट एनालिसिस चंद्रयान 1 के हिसाब से अब तक की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है या सरफेस चेंजेस हैं वो चांद पर कितने ज़्यादा आए हैं। 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 है वो फाइनली लैंड किया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू। अब सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? जब भी कोई चीज़ वर्टिकली गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरती है। अगर वो ज़्यादा स्पीड से गिरेगी तो डैमेज और डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा होगा और उस डैमेज को इम्प्रूव करने के लिए एनर्जी, टाइम, पैसा वो भी वेस्ट होगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग का जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि जब ऊपर से नीचे स्पेसक्राफ्ट लैंड कर रहा है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में, तो उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड या उससे कम हो, ताकि स्पेसक्राफ्ट में होने वाले डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकें और बाद में डैमेज को इम्प्रूव करने वाला जो खर्चा या पैसा है उसे भी हम मिनिमाइज कर सकें। और ये चीज़ हमारे जो लैंडर है जिसे विक्रम का नाम दिया गया है उसने अचीव करके दिखा दी है। दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है वो है साउथ पोल पर लैंडिंग करना। अब चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना इम्पॉर्टेंट क्यों है और डिफ़िकल्ट क्यों है? अगर आप धरती के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो नॉर्थ और साउथ पोल पे जो सन की एनर्जी है वो सबसे कम पहुंचती है। इसके कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल पे जो पानी है वो जमा हुआ होता है। सेम गोज़ टू मून, उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल पर चांसेस हैं कि पानी जो है वो हमें फ्रोज़न फॉर्म में, आइस या स्नो फॉर्म में ज़्यादा मिले। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब पानी जमता है तो अपने आसपास के पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, एयर में जो चीज़ें हैं उन सबको साथ में लेके जमता है। तो अगर हमें फ्रोज़न फॉर्म में चांद पर पानी मिलता है तो केमिकल कॉम्पोजिशन की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी चांद की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वहाँ पे लैंड करना डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि चांद का जो साउथ पोल है वो बहुत ही ज़्यादा माउंटेनियस है, रफ़ है। तो स्मूथ जगह पर लैंडिंग करना इज़ एन ईजी टास्क, लेकिन किसी रफ़ जगह पर स्मूथ लैंडिंग कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हमने ये चीज़ अचीव करके दिखाई है, विच इज़ एन आइकॉनिक थिंग टू डू। इस पूरे मिशन का, चंद्रयान 1 से 3 का जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो पूरे होंगे ही, इसके साथ आने वाले इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं या इंटरनेशनल फंडिंग के जो चांसेस हैं वो इंडिया ने बढ़ा लिए हैं। इस पूरे मिशन को इसरो के साथ-साथ जिस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है वो है यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ये जो सपोर्ट है यूरोप का जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है अंडर एक क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, जिसका मतलब है कि अगर यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज इसरो को सपोर्ट कर रही है तो आने वाले उनके स्पेस प्रोजेक्ट्स में इसरो भी जो है वो उन्हें इक्वल सपोर्ट करेगा। अब चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें वहाँ पर जाकर पानी खोजना था, नहीं। पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो ये सिर्फ हमारे डेली यूज़ के लिए काम नहीं आता, बल्कि ये एक अच्छा एनर्जी सोर्स भी हो सकता है। इसका मतलब है कि कभी फ्यूचर में जब फर्दर लूनर प्रोजेक्ट्स आएंगे अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो ना सिर्फ चंद्रयान 3 जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को एक लूनर बेस कैंप प्रोवाइड कर सकता है चांद पर, बल्कि अगर हमने वहाँ पे पानी की खोज कर ली तो चांद पे मिलने वाला पानी जो है वो अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को फ्यूल ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो है वो ना तो सिर्फ एक इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है, बट ये आपको एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन भी देता है कि आपकी जो फेलियर है वो आपको डिफाइन नहीं करती है।
फेलियर्स के आगे आप कौन सा रास्ता लेते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे हार्ड वर्क करते हैं, वो आपको एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ पर्सन डिफाइन करता है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आज एक प्रोजेक्ट आ गया, सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे एक ज्ञान देना है, नहीं। मैं खुद भी किसी एक प्रोजेक्ट के लिए किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, करीब पिछले 4 महीने से। और 2 बार वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आते-आते चली गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने चीज़ मेरे हाथ में रख तो दी, बट मैं उसे ग्रैब नहीं कर पाई। और जब आप किसी चीज़ के लिए पूरे दिल से मेहनत करते हैं और वो आपके हाथ में आते-आते चली जाती है, तो इट इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग थिंग दैट कैन एवर हैपन टू यू। ये क्या है, कैसे है, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ पूरी स्टोरी बाद में शेयर करूँगी। वीडियो क्लोज़ करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पूरी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की जो स्टोरी है, इस पर सिर्फ प्राउड फील मत करिए कि हमारी कंट्री ने ये चीज़ अचीव कर ली, बल्कि इससे एक लाइफ लेसन लीजिए एंड मेक श्योर कि जो भी गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, जो अब तक आपको नहीं मिला है, उसके लिए हार्ड वर्क करते रहिए। और एक दिन आपका, मेरा, हम सब का जो चंद्रयान है वो हमारे चांद तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है उससे आपको थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मिली है। मेरा टारगेट तो यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।